बच्चों हम हमारे पुस्तिका का 8वां अध्याय पढ़ चुके हैं, इसका पूरा अध्ययन कर चुके हैं और आज इस अध्याय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है लघुत्तरात्मक हो, निबंधात्मक हो, दोनों ही तरीके के हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, यह अध्याय आपने अच्छे प्रकार से पढ़ा होगा, जाना होगा कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग आजीविका के साधन अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग किस तरीके से कमाते हैं, साथ में उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सब हम जान चुके हैं। तो चलिए इस अध्याय से संबंधित हम प्रश्न करते हैं। इसके लिए आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए, साथ में उनके उत्तर को देने का भी प्रयास कीजिए, लिखकर उनका अभ्यास करते हुए। पहला जो प्रश्न है बच्चों वो देखते हैं। आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। इनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। कलपट्टू के अंतर्गत कौन कौन से काम किए जा रहे थे, गांव के अंदर खेती भी करते थे, उसके अलावा जो काम किए जा रहे थे वो 5 काम हमें लिखने हैं। इसमें कपड़े धोने का कार्य किया जाता था। ठीक है, कुछ लोग कपड़े धोते थे, कुछ लोग कपड़े बुनते थे यानी कपड़े बनाने का काम किया जाता था, कुछ लोग बाल काटने का काम करते थे जिसको नाई कहते हैं, कुछ शिक्षक का काम करते हैं यानी पढ़ाने का काम करते थे, कुछ लोग नर्स आदि का काम करते थे यानी स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवाएं प्रदान की जाती थी नर्स के द्वारा वो करते थे। इसके अलावा बच्चों ये कुछ कार्य हैं जो बताए हैं, इस आप भी इनसे अलग जो भी आपको नजर आ रहे हैं उन 5 कार्यों को आप लिख सकते हो जो कलपट्टू गांव में किए जाते हैं। प्रश्न 2 है, कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी एक सूची बनाइए। इनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों है। बच्चों आपको ध्यान हो, अध्याय में हमने कलपट्टू में 3 लोगों के जीवन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने तुलसी के जीवन के बारे में पढ़ा था, शेखर के बारे में पढ़ा था और रामलिंगन के बारे में पढ़ा था। याद आया? तो उसी से संबंधित आपको लिखना है और इनको बताना है कि जो तीनों का खेती करने का तरीका था, उनको आमदनी का तरीका था, वो कैसे अलग था, कैसे समान था, उसके बारे में आपको बताना है। साथ में हमें ये बताना है कि सबसे गरीब कौन था, यानी कि सबसे गरीब वह क्यों था, क्या कारण था, इसका हमें उत्तर देना है। कलपट्टू में बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन किसान सभी खेती पर निर्भर हैं। भूमिहीन किसान सबसे गरीब होते हैं। भूमिहीन कौन था? हमने पढ़ा था तुलसी का परिवार भूमिहीन किसान था। ये सबसे गरीब होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं है, वह अपने जीवन यापन के लिए और छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरे जमींदारों के घर पे काम करते हैं, साथ में वो और भी कई अन्य छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे तुलसी का जो पति था रमन वो करता था। ठीक है, लेकिन उससे भी उनको बहुत कम मजदूरी प्राप्त होती है, इसलिए वो सबसे गरीब होते हैं। तीसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि न लें। आप क्या कहेंगी? भाई हमने बात की थी कि अरुणा का जो परिवार था वो केटामरेन चलाता था, केटामरेन में इंजन लगता था, इंजन के लिए वो उधार लेते हैं कि कहाँ से? बैंक से, यानी कि इंजन खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो आप इस चर्चा में ये कहेंगे कि आपको बैंक से पैसे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, ये आपको बताना है। तो आप किस तरीके से बताएंगे वो आप अपने अनुभव से भी लिख सकते हैं। यहाँ जो उत्तर दिया है उसको अपन देखते हैं। मैं इंजन खरीदने के लिए बैंक से उधार लेना चाहूँगी क्योंकि बैंक का ब्याज दर कम होता है। केटामरेन यानी मछुआरों की एक खास तरह की छोटी नाव होती है, मैं इंजन लग जाने से गहरे पानी में जाना आसान हो जाएगा, इससे मछली ज़्यादा पकड़ी जाएगी और आमदनी भी बढ़ोतरी होगी। इससे कारगर योजनाओं के साथ साथ ऋण चुकाना आसान हो जाएगा। ये सुझाव दिया गया है कि भाई बैंक से ऋण ले लेते हैं। फिर केटामरेन के अंदर जब इंजन लग जाएगा तो इससे दूर तक जाकर समुद्र में मछलियां काफ़ी मात्रा में पकड़ी जाएंगी और फिर उनको बेचकर जो आमदनी होगी उससे बैंक का ऋण चुका दिया जाएगा। चौथा प्रश्न है, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं और अन्य साधनों का अभाव होता है। अभाव यानी कम होती हैं, शिक्षा भी कम होती है, अन्य सुविधाएं भी कम होती हैं। आपने इस किताब में पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगन के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही है। क्या यह उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको प्रथम अध्याय की बात की है। प्रथम अध्याय हमने पढ़ा था विविधता से संबंधित, याद आया?
जिसमें हमने जाना था कि हमारा देश विविधताओं का देश है और कई बार ये विविधता असमानता में बदल जाती है जो गरीबी अमीरी की होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था, आपको याद आया हो तो। अब ये बताया है इस प्रश्न में कि आपको उसी असमानता को लेते हुए गरीबी अमीरी की असमानता, उसमें तुलसी और रामलिंगन के बीच में अंतर करना है। तुलसी कौन है? एक भूमिहीन किसान है जिसके पास में भूमि नहीं है, जो जमींदार के घर पे कार्य करती है रामलिंगन पे। और रामलिंगन कौन है? रामलिंगन एक मजदूर है, रामलिंगन एक जमींदार है। ठीक है, तो रामलिंगन के पास में बहुत सारी जमीन है, तो वो कैसे पैसे आमदनी कमाता है और तुलसी के जीवन में क्या अंतर है, दोनों का अंतर करना है। साथ में हमें ये भी बताना है कि ये सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इससे संबंधित हम उत्तर देंगे। तो बच्चों ये थोड़ा बड़ा सा उत्तर है, निबंधात्मक है, आप अपने अनुभव से इस बात को अपने तरीके से लिखो तो बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तुलसी और रामलिंगन के बीच का अंतर एक अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, ये असमानता उनकी आय के अंतर के कारण है। आय का मतलब पैसा जो आ रहा है उससे संबंधित है। तुलसी के पास में आमदनी कम हो रही है, आय कम हो रही है, जबकि रामलिंगन है वो जमींदार है, वो खेतों से भी कमाता है, दुकान से भी कमाता है, मिल से भी कमाता है। तो आय का अंतर है दोनों में, एक को बहुत ज़्यादा आय मिल रही है, एक को बहुत कम आय मिल रही है। इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? सरकार को तुलसी जैसे किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। न्यूनतम मजदूरी दर, न्यूनतम मजदूरी दर क्या होती है बच्चों? यानी कि जो मजदूरी की एक राशि तय की जाती है, जैसे तुलसी को 40 रुपये ही एक दिन के मिलते हैं, तो न्यूनतम मजदूरी दर के तहत सरकार जो राशि तय करेगी उससे अगर कोई कम पैसे देता है तो फिर सरकार उसके ऊपर कड़ाई करती है। तो ये एक दर होती है जो सरकार के द्वारा तय की जाती है, को कड़ाई से लागू करना चाहिए, जिससे तुलसी जैसे मजदूर की आय बढ़ सके। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत तुलसी जैसे मजदूर को रोजगार भी मुहैया करवाना चाहिए, क्योंकि तुलसी 8 महीने तक बिल्कुल रोजगारहीन रहती है, उसके पास में आमदनी के कोई साधन नहीं होते हैं, तो इसलिए सरकार को ऐसे रोजगार भी प्रदान करने चाहिए। ये हम तरीके बता सकते हैं। 5वां प्रश्न है बच्चों, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। शेखर कर्जा लेता था तो उससे कैसे सरकार उसकी सहायता कर सकती है? सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि शेखर जैसे मजदूर अपनी उपज कर्जदारों के हाथों बेचने को मजबूर न हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य, वही बात हो गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है बच्चों? एक ऐसा मूल्य होता है जो भी वस्तुएं बेची जाती हैं उसमें सरकार एक क्या करती है, सरकार एक पैसे का निर्धारण कर देती है, यानी कि जो भी रुपया होता है उसका निर्धारण कर देती है। यानी कि जैसे मान लो कि ये कहा जाए कि जो चावल की बोरी है वो इतने दामों में बेची जाएगी, 5,000 में बेची जाएगी, इससे कम पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। और इससे कम में अगर कोई खरीदता है, कोई साहूकार, तो उसको फिर सरकार को उसको जवाब देना पड़ेगा, सरकार उस पर दंड लगा सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ शेखर जैसे किसानों के पास पहुंचना चाहिए। कटाई के समय फसलों की खरीदारी में सरकार को शेखर जैसे छोटे किसानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि सरकार के द्वारा किसानों के जो खेत होते हैं उनका उपज होती है उसको खरीदना चाहिए, क्योंकि सरकार पैसा किसानों को अच्छा देगी साहूकारों की बजाय। तो ये हम कुछ उपाय हैं जो हम बता सकते हैं। इसके अलावा आप भी कुछ उपाय लिख सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा। 6ठा जो प्रश्न है बच्चों वो इस तालिका से संबंधित है। इस तालिका के अंतर्गत हमें जो चीज़ें भरनी है वो क्या है कि इस तालिका को भरते हुए शेखर और रामलिंगन की स्थितियों की तुलना कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए शेखर कौन है, रामलिंगन कौन है। ध्यान है, शेखर तो एक छोटा किसान है, यानी उसके पास में अपनी जमीन है लेकिन वो बहुत कम है, 2 एकड़ ही जमीन है, जबकि रामलिंगन है वो जमींदार है, उसके पास में बहुत सारी जमीन है। तो उन दोनों में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। खेती की हुई जमीन, यानी खेती की हुई जमीन कितनी है भाई? शेखर के पास में तो लगभग 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, और रामलिंगन के पास में 20 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन है। ये आपको अपनी किताब में देखकर ही इसका उत्तर लिखना है। मजदूरों की ज़रूरत, शेखर को ज़रूरत नहीं पड़ती, शेखर मजदूर लगाता ही नहीं है, जबकि रामलिंगन बहुत सारे मजदूर लगाता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि रामलिंगन बहुत सारे मजदूर लगाता है, उसको बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। उधार की ज़रूरत शेखर को पड़ती है, लेकिन शेखर कर्जा कहाँ से लेता है? शेखर कर्जा लेता है किससे? जमींदारों से। उधार की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन शेखर जमींदार से उधार लेता है, जबकि रामलिंगन किससे उधार लेता है भाई? रामलिंगन उधार लेता है
बैंक से, यानी कि दोनों को जरूरत तो पड़ती है पैसे की, लेकिन ये जमींदार से लेता है जबकि रामलिंगन बैंकों से उधार लेता है। फसल बिकना, फसल बिकने का मतलब ये जो शेखर होता है ये फसल कहाँ पे बेचेगा, रामलिंगन को बेच देता है, जमींदार को बेच देता है, जबकि रामलिंगन क्या करता है, फसल बेचता ही नहीं है बल्कि और लोगों की फसलों को भी इकट्ठा करके उसको बेचता है। तो ये उत्तर लिखना है। उनके द्वारा किया गया अन्य कार्य, शेखर होता है वो किसका अन्य कार्य करता है, मजदूरी करता है, ठीक है। मजदूरी कहाँ करेगा, रामलिंगन के घर पे मिल में कार्य करता है, चावल की मिल के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कार्य करता है, अपनी गाय का दूध बेचता है, तो इसमें वो क्या करता है, दूध भी बेचता है, तो ये भी आपको लिखना है। और यहाँ पर रामलिंगन क्या कार्य करता है, रामलिंगन का अन्य कार्य क्या है खेती के अलावा, कि वो मिल चलाता है, मिल किसकी, चावल की मिल चलाता है, साथ में वो और क्या करता है, उसकी दुकानें हैं, दुकानें किसकी है, कीटनाशक दवा की बेचने की दुकानें हैं, तो वो अन्य कार्य करता है। तो ये बच्चों अपने हिसाब से आपको लिखना है इसका उत्तर। कुछ कुछ मैंने आपको बता दिया है, कुछ कुछ आप अपनी किताब में से इस पूरे अध्याय को पढ़ के समझ के इसके उत्तर को लिखिए। अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों वो लघुत्रात्मक प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, एक लाइन में हमें उत्तर देना है। क्या है, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत खेतीहर मजदूर हैं। खेतीहर यानी दूसरों के खेतों में काम करने वाले, तो वो कितने प्रतिशत हैं, 40%। ये उत्तर हमें पता होना चाहिए। भारत में कितने प्रतिशत बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, जमींदारों की श्रेणी में आते हैं, तो वो आते हैं 20%, ठीक है। ये खेतीहर मजदूरों की बात हुई है बच्चों। अगर यही प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए कि हमारे देश के अंदर छोटे किसान कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं, तो छोटे किसान के अंतर्गत हमें 80% लिखना है, ठीक है। यानी कि शेखर जैसे जो छोटे किसान हैं वो 80% है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर खेतीहर मजदूर पूछा है तो खेतीहर मजदूर हमारे देश के अंदर 40% है। ये तीनों आंकड़े आपको पता होना चाहिए। सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है, इसमें किस तरह की फसल उगाई जाती है, ठीक है, कैसी फसल की खेती की जाती है। सीढ़ी नुमा खेती हमने नागालैंड राज्य के तहत पढ़ी थी कि वहाँ पे कैसे लोग कृषि करते हैं। पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। यानी ये पहाड़ी है और इसकी यहाँ की जमीन होती है, इसको ऐसे सीढ़ी बना दी जाती है, ठीक है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे के ऊपरी उठा दिया, ये जो किनारा है इसको ऊपर से उठा दिया जाता है ताकि यहाँ पर पानी भर सके, ये जो स्थल है यहाँ पे पानी भर सके, जिससे पानी ठहर सके। ये होती है सीढ़ी नुमा खेती। और इसमें किसकी कृषि की जाती है, चावल की, चावल की खेती अच्छी की जाती है। प्रश्न 10 है, भारत में किसान साल के ज्यादातर महीने खाली क्यों रहते हैं। इसके लिए हमें बताना है भारत की खेती का आधार ऋतुओं पर या मौसमों पर होता है, इसलिए साल के कुछ महीनों में उसमें रोजगार मिल पाता है। मजदूर साल के कुछ महीने ही जुताई, बुआई, निराई और कटाई जैसे कृषि के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, बाकी महीनों में उनके पास में कोई काम नहीं होता है। 4 महीने ही ऐसे होते हैं, 4-5 महीने ही जो खेतों में काम होता है, बाकी महीनों में वो फ्री होते हैं, इसलिए उनके पास में रोजगार नहीं हो पाता है। प्रश्न 11 है, भारत में फसलों की बिक्री के बाजार की क्या स्थिति है। बिक्री मतलब बेचना, बिक्री का मतलब क्या है, बेचना, यानी कि जो हम बाजारों में वस्तुएं बेचते हैं उनकी स्थिति बताना है कि कैसी स्थिति है। भारत के बाजारों में कटाई के समय फसलों की अच्छी कीमत नहीं मिलती है। जैसे ही किसानों की अपन फसल काट के और उनका उत्पादन होता है तो उस समय फसल की जो पैसा मिलता है वो बहुत कम मिलता है, बाद में वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि किसानों को बेचने का टाइम आता है तब तो पैसा कम होता है और बाद में जब व्यापारी उसको खरीद लेते हैं कम पैसे में तो फिर वो ऊंची दामों पर बेचते हैं। तो ये हमारी स्थिति क्या है कि हमारे कटाई के समय में अनाज का जो पैसा होता है वो कम होता है। ऐसे किसानों को अपना अनाज औने पौने दामों में बेचना पड़ता है, क्योंकि किसान के पास में स्टॉक करने के लिए जगह नहीं होती, यानी रखने के लिए इतनी जगह नहीं होती, तो वह और साथ में उसके पास में कर्जा होता है, उधार होता है, इसलिए वो अपने जितना भी अनाज होता है उसको बेच देता है। कई बार बिचौलियों और साहूकार के कारण भी उन्हें अपना अनाज कम दामों में बेचना पड़ता है, यानी कि कम दामों में बेचने को वो मजबूर होना पड़ता है। सरकार किसानों की मदद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है बच्चों हमारे देश की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको FCI भी कहा जाता है। इसके द्वारा कटाई के महीनों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना अनाज खरीदा जाता है। अब सरकार ऐसे
जो भी असमानताएं हो रही हैं किसानों के साथ में, उसके लिए कार्य कर रही है। और उस कार्य के तहत ही सरकार ये भी कार्य करती है कि किसानों का जो अनाज होता है उसको सही दाम पर खरीदा जाए। इसके लिए सरकार के द्वारा ये संस्था कार्य करती है जिसको FCI कहते हैं, और ये FCI संस्था किसानों के अनाज को सही दामों पर खरीदती है। तो ये बच्चों हमारा जो अध्याय था, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो निबंधात्मक थे, कुछ लघुत्रात्मक भी थे, उनका भी हमने अध्ययन कर लिया है। और इस तरीके से हमारा ये जो 8वां अध्याय है गाँव में आजीविका, ये समाप्त होता है।